सब लोग आराम से बोला है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और मैं पहले आपसे बता दे रहा हूं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज टोटली बेस्ड ऑन IUPAC नोमेनक्लेचर। जिसको IUPAC आएगा वही स्ट्रक्चर को समझ पाएगा। ठीक है, तो मैं चालू कर रहा हूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो सुनो बेटा, तुम लोग पहले ही क्लास में देख चुके हो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस आता है वो स्ट्रक्चर बदलने के कारण आता है। और जब स्ट्रक्चर बदलता है तो IUPAC नाम भी बदल जाता है। तो क्या मैं ये पॉइंट दोबारा नहीं लिखवा सकता कि इट अराइजेस ड्यू टू difference in it arises due to difference in structure of molecule। बेटा बोलो right या wrong? It arises due to difference in structure of molecule, hence बोलो IUPAC name changes। ठीक है, अच्छा भाई, इसको हम आपको पहली क्लास में ही समझा चुके थे। 1 काला 2 नीला बदल गया था 1 नीला 2 काला, वो पहले आप समझ चुके थे। अच्छा, अब हम लोगों को एक्चुअली यहां पे पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रक्चरल आइसोमर, दैट इज चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर और टॉटोमर। ये 5 पढ़ने। इन 5 को पढ़ाने से पहले हम एक छोटी सी बात और बताना चाहेंगे। मैं अब एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस बात का नाम है, इसको यहीं पे रोक दो, पहले उस बात को पढ़ो। उस बात का नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन शॉर्ट में हम लोग इसको DU कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग इसको DU कहते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या कभी कभी किताबों में इसका नाम DBE भी लिखा होता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। चाहो तो लिख लो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ये भी लिखा होता है किताबों में। ठीक है, क्या होता है DU, समझने का प्रयास करें। क्या बताता है ये हमको, देखिए, इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ रिंग, because for each pi bond and each ring, DU is taken as 1। DU जो होता है, हमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने पाई बॉन्ड हैं या कितनी रिंग है इसके बारे में बताता है। प्रत्येक पाई बॉन्ड और प्रत्येक रिंग के लिए हम DU कितना लेते हैं, 1। कितना लेते हैं, 1। क्लियर? तो सीधी सी बात है, जितना DU होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर या तो उतने ही पाई बॉन्ड होंगे या फिर उतने ही रिंग होंगे। तो DU तुम्हें किसके बारे में बता रहे हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या नंबर ऑफ रिंग। जैसे
तीन तो पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तो इसका DU कितना हो गया? 4। बेटा बोलो, क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं मेरे भाई बताओ इसका DU कितना है? बोलो 1। आप बताओ 2, आप बताओ 3 और आप बताओ 5। क्या हो गया? 5। एक रिंग, 2 रिंग और एक पाई बॉन्ड और 2, 3 पाई बॉन्ड, तो अब DU कितना हो गया? 5। राइट? तो DU हमें बताएगा अबाउट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या नंबर ऑफ रिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आइए हम आपको इसका इंपॉर्टेंस समझाएं। जरा देखिएगा, इंपॉर्टेंस निकालना सीख गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा देखिएगा, मैं इसको हटाने जा रहा हूं। हटा दो सब लोग, बताओ ठीक है? इंपॉर्टेंस देखना जरा इसका। जैसे मैंने बोला एक मॉलिक्यूल है, इसका DU 2 है, बराबर कितना है? अब देख रहा, मतलब देख रहा DU का। क्या तुम्हें इस मॉलिक्यूल का फार्मूला मालूम है? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तुम्हें सिर्फ क्या मालूम है? इसका DU कितना। तो देखना, सिर्फ DU की हेल्प से हम इस मॉलिक्यूल की कुंडली पता कर सकते हैं। कैसे? समझना, अगर इसका DU 2 है तो गारंटी है या तो इसके पास पाई बॉन्ड 2 होंगे, या फिर यह भी पॉसिबिलिटी है एक पाई बॉन्ड हो और एक रिंग हो, या फिर यह भी पॉसिबिलिटी है कि 2 रिंग। यही तो 3 पॉसिबिलिटी है। समझना, अगर इसके पास 2 पाई बॉन्ड है तो यह मॉलिक्यूल या तो एल्काइन हो सकता है या फिर एल्का डाइईन हो सकता है। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? अच्छा, अगर एक पाई बॉन्ड और एक रिंग है तो ये मॉलिक्यूल साइक्लो एल्कीन हो सकता है। राइट या रॉन्ग? और अगर 2 रिंग है तो ये मॉलिक्यूल बाइसाइक्लो या स्पाइरो हो सकता है। डोंट कंफ्यूज विद बाइसाइक्लो और स्पाइरो, 2 रिंग दोनों के पास होती है, दैट्स इट। तो आप देखो जरा, हमें उसका फार्मूला तक नहीं मालूम, फिर भी हमने उसकी कुंडली बताने का प्रयास किया विद द हेल्प ऑफ D। या तो ये मॉलिक्यूल एल्काइन होगा, या फिर साइक्लो एल्कीन होगा, या फिर बाइसाइक्लो होगा। इतना क्लियर हो? अभी देखो तुम्हारे सामने चमत्कार होने वाला है, तो उस चमत्कार को देखिएगा। इतना क्लियर? अब देखना चमत्कार। इसका मतलब यहां से एक निष्कर्ष ये भी तो निकल के आ रहा है कि एल्काइन, एल्का डाइईन, साइक्लो एल्कीन और बाइसाइक्लो ये सब के सब सेम चीजें। अगर ये सब के सब सेम चीजें हैं तो इन सब के मॉलिक्यूलर फार्मूले भी क्या होंगे? सेम। अब सुनना सुनना सुनना, क्या विकास पोरवाल ने तुम्हें बाइसाइक्लो का जनरल फार्मूला लिखवाया? नहीं। क्या विकास पोरवाल ने तुम्हें साइक्लो एल्कीन का जनरल फार्मूला लिखवाया? नहीं। लेकिन विकास पोरवाल ने तुम्हें एल्काइन का जनरल फार्मूला लिखवाया है, CnH2n-। यस, यही फार्मूला एल्काइन का है, यही फार्मूला साइक्लो एल्कीन का है, यही फार्मूला एल्का डाइईन का है, यही फार्मूला बाइसाइक्लो का है और यही फार्मूला स्पाइरो का है। तो इन सब के फार्मूले क्या होंगे? सेम होंगे, CnH2n-2। कोई तुमसे कहे बाइसाइक्लो का जनरल फार्मूला बताओ तो तुम एल्काइन वाला फार्मूला बता देना, CnH2n-2। कोई डाउट है किसी को? दिस इज द यूज ऑफ D। ओके, अच्छा सुनना, DU के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से आइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होने चाहिए, उसी प्रकार से आइसोमर्स में DU भी क्या होना चाहिए? सेम। ध्यान रखिएगा, जब तक DU सेम रहेगा तब तक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहेगा। अगर DU बदल गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बदल जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इन आइसोमर्स molecular formula as
as well as du remain same. ओके, आइसोमर्स में ना सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बल्कि du भी क्या होता है, सेम होता है। ओके, चलो भाई अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सुनो जरा मेरी बात, सुनना। du का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, du की हेल्प से अननोन लोगों के भी फार्मूले बना सकते हैं, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, सोच के बताना, देखिए तुमने क्या समझ में आया, सोचना। मैंने तुम्हें दिया, लिखना नहीं ऐसे ही, साइक्लोएल्केन, समझना बस। मैंने तुमसे कहा साइक्लोएल्केन का फार्मूला क्या होगा, बोलो नहीं यार, पूर्वास हमने पढ़ाया आया तो है नहीं कुछ, जबरदस्ती क्वेश्चन पूछ रहे हैं। साइक्लोएल्केन का फार्मूला तो लिखवाया ही नहीं था, तो दिमाग लगाओ। साइक्लोएल्केन का du कितना होगा, बोलो रे, du1। अब ये दिमाग लगाओ कि du1 किसका पॉसिबल है, एल्कीन। किसका पॉसिबल है, du1 पॉसिबल है एल्कीन। इसका मतलब जो फार्मूला एल्कीन का होगा वही फार्मूला साइक्लोएल्केन का भी होगा, CnH2। बात समझ में आया? तो हमने पढ़ाया नहीं, ये तो कहीं बोली मत देना, ये तो गुनाह हो जाएगा, पाप हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, साइक्लोएल्केन का du वही है जो एल्कीन का du है, इसलिए दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले आपस में सेम होंगे, राइट, दैट इज CnH2n। बात क्लियर हो गया? चलो, बहुत कुछ इससे पता लगाया जा सकता है और सवाल बनाकर देखिए। अच्छा सुनना, छोड़ जाता हूँ इसको भी लिखा हो गया, क्या लिखा, ये लिखा तो है, एक वर्ड लिखा है, उसी से मिलता जुलता ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब चलो सुनना, अगर किसी मॉलिक्यूल का चित्र खोल के बना दिया जाए, तुम्हें साइकिल दिखाई पड़ रही है, तुम्हें डबल ट्रिपल बॉन्ड दिखाई पड़ रही है, तुम्हें du झट से बता दिया, रिंगों को काउंट किया, पाई बॉन्डों को काउंट किया, तुम्हारा du आ गया। लेकिन मान लो तुम्हारे पास कोई फार्मूला कंडेंस फॉर्म में लिखकर आ जाए, कैसे लिखकर आ जाए, कंडेंस फॉर्म, और अब तुम्हें बताना हो इसका du क्या होगा। जनाब, ना तो पाई बॉन्ड दिख रहा है, ना रिंग तुम्हें दिखाई पड़ रही है, अब du कैसे निकालें, समझिएगा। हटा रहे हैं इसको, देखिए अगर ओपन स्ट्रक्चर बना है तो du में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कंडेंस स्ट्रक्चर बना है तो du का फार्मूला लगाना, ये मेरा फार्मूला है, AH माइनस CH डिवाइडेड बाई 2। किताबों में बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला लिखा होता है, जब वो मैं याद नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें क्या याद कर पाऊंगा, तो हम पूर्वा ट्रिक से करेंगे, AH माइनस CH बाई 2। क्या मतलब है AH और CH का, तो आइए देखते हैं। AH देखिए, जिस मॉलिक्यूल में तुम्हें du निकालना है उसके पास कुछ कार्बन तो दिखाई पड़ रहे होंगे। अच्छा, AH का मतलब है उतने ही कार्बन का अगर एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन होते, वो रखोगे AH की जगह। मैं फिर से बोलूंगा, जिस मॉलिक्यूल का तुम्हें du निकालना है उसके पास कुछ कार्बन तुम्हें दिखाई पड़ रहे होंगे ना, उतने ही कार्बन का अगर एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन होते, वो यहां रखोगे, माइनस CH उस कंपाउंड के पास कितने हाइड्रोजन है वो यहां रख देना, डिवाइडेड बाई 2। अब कोई बच्चा ये ना पूछे एल्केन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, CnH2n प्लस कार्बन के दुगने से 2 4। ये IUPAC की पहली क्लास में पढ़ाया था, सुनते रहना मेरी बात। अब एक बात और यहां पे ध्यान रखना, जिस कंपाउंड में तुम्हें du निकालना है, हो सकता है उस कंपाउंड के पास हेलोजन हो सकता है उस कंपाउंड के पास ऑक्सीजन या सल्फर हो सकता है उस कंपाउंड के पास नाइट्रोजन या फास्फोरस। ध्यान सुनना, अगर आपने थोड़ा बहुत भी केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो ये मोनोवेलेंट है, ये बाईवेलेंट है और ये ट्राइवेलेंट है। देखिए, अगर उस कंपाउंड के पास हेलोजन है तो उन हेलोजनों को तुम ट्रीट करोगे
एस हाइड्रोजन। कैसे ट्रीट करोगे? एस हाइड्रोजन। राइट, नेक्स्ट पॉइंट। अगर उस मॉलिक्यूल के पास ऑक्सीजन या सल्फर है तो तुम उनको इग्नोर कर दोगे। क्या कर दोगे? इग्नोर, देखोगे ही नहीं, ओ और एस को देखोगे ही नहीं। और अगर उस मॉलिक्यूल के पास नाइट्रोजन या फास्फोरस है तो जितने हाइड्रोजन तुम्हें उसके अंदर दिखाई पड़ रहे हो उसमें एक कम कर देना। क्या कर देना? एक कम कर देना। ठीक है, लिख लो, चीजें समझ लो, एग्जाम्पल से आती है, पहले लिख लो, जरा जोर पर डालो दिमाग पर। जो चीज भगवान ने थोड़ी कम दी है उस पर जोर नहीं डालते ही ज्यादा। हाँ, अभी लिख लो बस इसको। क्या तुम लोग बस ये बताओ, ये समझ रहे हो कि ये फार्मूला हमने क्यों बनाया? कंडेंस फॉर्म में ना तो तुम्हें रिंग दिखाई पड़ेंगी ना तुम्हें पाई बॉन्ड दिखाई पड़ेंगे, तो du को कैसे निकाला जाए उसके लिए ये फार्मूला बनाया है H माइनस CH/2। ओके, जैसे हटाएं इसको, ठीक, हटाएं। मुंह जवानी बोल दो जनाब, हेलोजन को क्या मान लोगे? मतलब क्या? अभी एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। हेलोजन को क्या मान लोगे? H। ऑक्सीजन सल्फर को भूल जाओ, देखो ही ना, इग्नोर करो साले को। और नाइट्रोजन फास्फोरस अगर हो तो जितने हाइड्रोजन हो उसमें एक कम कर दो। ठीक है, क्या मतलब है इसका? आइए देखते हैं, हटा दिया जाए, देखना भी आपको थोड़ा आनंद की अनुभूति होने वाली है। ये बेंजीन है, बोला, इसका du अभी 5 मिनट पहले कितना आया था? एक रिंग थी और 3 पाई बॉन्ड। बोला करो, एक रिंग थी और 3 पाई बॉन्ड, कितना था? 4। देखना अभी भी 4 आएगा, देखना। अब ये कंडेंस फॉर्म में है, अपनी फार्मूला लगाएंगे, सुनना। AH 6 कार्बन का अगर एल्केन होता तो हाइड्रोजन होते 6 दूनी 12, 12 और 2 14, माइनस CH उस कंपाउंड के पास कितने हाइड्रोजन है? 6 डिवाइडेड बाय 2। आप देख लो du कितना आ गया? 4। वही आंसर आया कि नहीं आया? वही आंसर आया कि नहीं आया? ठीक है, और देखो मैंने दिया ये, मैंने पूछा, देखिए आप du का महत्व तो समझिए प्लीज, सामने देखिए, फिर लिखिए। इसमें मतलब यही सवाल है। अब जब ये क्वेश्चन आपके आइसोमेरिज्म में आएगा तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये उठना चाहिए कि दिस इज डाइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, एल्कीन या एल्काइल। जब तक तुम्हें यही नहीं मालूम होगा कि डाइक्लोरो डेरिवेटिव किसका है, ब्यूटेन का कि ब्यूटीन का कि ब्यूटाइन का, तब तक तुम इसके आइसोमर बना ही नहीं सकते। इसलिए du का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिएगा, झट से आंसर आने वाला है, देखिएगा। हमने इसका du निकाला, सुना है? AH 4 दूनी 8, 8 और 2 10। अगर 4 कार्बन का एल्केन होता तो 10 हाइड्रोजन होते। CH 8 दिखाई पड़ रहे हैं और हेलोजन को भी क्या मान लो? हाइड्रोजन। 8 और 2 10, 10 माइनस 10 बटे 2 बराबर बोलो। ओहो, इस साले का du कितना है? 0। मतलब इसके पास कोई भी पाई बॉन्ड, और जब पाई बॉन्ड नहीं होता तो एल्केन या एल्कीन, मतलब यहां से प्रूफ होता है इट इज डाइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ब्यूटेन। हमारे बच्चों को महत्व समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब दिस इज डाइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ब्यूटेन। अब तुम बड़े आराम से इसके आइसोमर बता सकते हो। क्लियर हो रही बात? ओके हो रही बात? और देखना, ये दिया, ठीक, ये दिया। आओ du निकाले, ठीक है। देखो उन्होंने 5 कार्बन का एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन होते? 5 दूनी 10, 10 और 2 माइनस। इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 10। ऑक्सीजन और सल्फर को इग्नोर मारो, बाई 2, du बोलो। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर कहीं ना कहीं एक पाई बॉन्ड जरूर होगा। Am I right or wrong? बात ना क्लियर हो रही है? तो इस प्रकार
प्रकार से हम किसी भी मॉलिक्यूल का DU निकाल सकते हैं और वो सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा ये पता कर सकते हैं, राइट। चलो DU आपको समझ में आया, राइट, सबने लिख लिया। आगे बोलो, फटाफट बोलेंगे बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमर में जो प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ रहा है वो स्ट्रक्चर बदलने के कारण आ रहा है, और स्ट्रक्चर बदलेगा तो IUPAC नेम भी बदलेगा। हमें डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ने हैं, उससे पहले मैंने आपको DU के बारे में पढ़ाया। सब लोग उत्तर देंगे। DU का फुल फॉर्म ये हमें किसके बारे में बताएगा? पाई बॉन्ड या रिंग के बारे में बताएगा। प्रत्येक पाई बॉन्ड और प्रत्येक रिंग के कारण DU कितना होगा? जनाब अगर ओपन स्ट्रक्चर है तो बच्चा भी DU निकाल लेगा, लेकिन अगर कंडेंस स्ट्रक्चर दिया गया है तो DU का फार्मूला बोलो, AH - CH/2। यहां पर AH का मतलब क्या है? उतने कार्बन का एल्केन होता तो कितने हाइड्रोजन। CH का मतलब क्या है? उस कंपाउंड के पास कितने हाइड्रोजन। हेलोजन को क्या मानोगे? ऑक्सीजन सल्फर को नाइट्रोजन और फास्फोरस होने पर एक हाइड्रोजन कम कर देंगे। कोई प्रॉब्लम? हमारे बच्चे बताएंगे किसी मॉलिक्यूल का DU 2 आ गया, इससे उस मॉलिक्यूल के बारे में तुम क्या अंदाजा लगा सकते हो? या तो 2 पाई बॉन्ड होंगे, या फिर एक पाई बॉन्ड एक रिंग होगी, या फिर 2 रिंग होंगी। मतलब या तो ये एल्काइन होगा, या फिर एल्काडाइइन होगा, या फिर ये साइक्लोएल्कीन होगा, या फिर ये बाइसाइक्लो और स्पाइरो। जनाब जिनके DU सेम होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले भी सेम होते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि बताइए बाइसाइक्लो का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, जो एल्काइन का होगा वही बाइसाइक्लो का होगा, CnH2n-2। बताइए साइक्लोएल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, जो एल्कीन का होगा वही साइक्लोएल्केन का होगा, CnH2n। क्या आप कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना चाहोगे? बताओ, क्या तुम लोग मुझे एक बात बताओगे? जो एल्किल ग्रुप था, एल्किल ग्रुप, जब उसके पेरेंट से एक H हटाते थे तो एल्किल ग्रुप बनता था। बोलो, एल्केन से एक H हटाया तो एल्किल ग्रुप बन गया। तो एल्किल ग्रुप का फार्मूला CnH2n+1 खाली था। एल्केन के फार्मूले से एक H हटा दिया तो एल्किल ग्रुप का फार्मूला बन गया। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा हूं, एक क्वेश्चन पूछूं, देखें कितने लोग कर पा रहे हैं। ये सब DU का एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है? DU। ठीक है, क्वेश्चन राइट फार्मूला ऑफ फॉलोइंग, राइट फार्मूला ऑफ फॉलोइंग। पहला, साइक्लोएल्किल ग्रुप। दूसरा, साइक्लो एल्कीनिल ग्रुप। साइक्लोएल्किल ग्रुप और साइक्लोएल्कीनिल ग्रुप, हमें इनका फार्मूला बताना है। बताओ, जस्ट लिसन टू मी, द हिंट दे रहा हूं, हिंट। साइक्लोएल्केन से H हटाओगे तो साइक्लोएल्किल बन जाएगा, और साइक्लोएल्कीन से H हटाओगे तो साइक्लोएल्कीनिल बन जाएगा। हिंट दे दिया। अभी भी ना बता पाए तो गलत बात। बताइए, बोलो मत, करने दो बेटा। अगर पानी बोतल उठाओ, मैं वहां जा नहीं सकता हूं, तार निकल जाएगा, उसकी आदत देना। बताओ, ये DU की एप्लीकेशन है। थैंक यू। ठीक है, देखें क्या एल्किल ग्रुप कैसे बनाते हैं। उसके पेरेंटल कंपाउंड से एक H को हटाते हैं तो एल्किल ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए जरा सॉल्यूशन, देखिए सब सामने, देखिए
बेटा अगर तुम साइक्लोएल्केन से एक H हटाओगे तो तुम्हें साइक्लोएल्किल ग्रुप मिलेगा। बोलो, अब सवाल ये है कि साइक्लोएल्केन का फार्मूला क्या होगा? वही फार्मूला होगा जो एल्कीन का फार्मूला होगा, क्योंकि दोनों के डीयू कितने हैं? 1। तो इसका फार्मूला होगा CnH2n, तो इसका फार्मूला होगा CnH2n -1। ये डंडी का चीज थी, ये डंडी नहीं है, उस कार्बन की फ्री वैलेंसी है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, साइक्लोएल्किनिल ग्रुप, तो साइक्लो एल्कीन से जब एक H हटाओगे तो आपको प्राप्त होगा साइक्लोएल्किनिल ग्रुप। अब कौन बच्चा बताएगा साइक्लोएल्कीन का फार्मूला किसके जैसा होगा? एल्काइल के जैसा होगा, CnH2n -2। तो साइक्लोएल्किनिल का फार्मूला बन गया CnH2n -3 और फ्री वैलेंसी। दिस इज योर आंसर। ये सब एप्लीकेशन किसके हैं? डीयू के एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन डीयू का और कराते हैं आपको, ठीक है? देखो एक एप्लीकेशन और, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल, लल्लन का है ना, बहुत ही बढ़िया सवाल था। यही हमारा मेडिकल है, ठीक है? छोटी छोटी चीजों को जितना अच्छे से कंसेप्चुअल समझोगे नीट में सिलेक्शन के उतने चांस बढ़ेंगे। दाएं बाएं मत भागिए, ध्यान रखिए। चिड़िया की आंख देखिए, बाकी चीजें हम सिलेक्शन के बाद देख लेंगे। समझ रहे? राइट? अच्छा, एक सवाल और करते हैं, डीयू के ऊपर ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट डीयू ऑफ दिस। ये क्या होता है? टेट्राहेड्रॉन। एक्चुअली एमएस चौहान का सवाल था, हमने डीयू पूछ लिया है, उन्होंने पूछा था ये टेट्राहेड्रल होता है, ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड है या टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड है? उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। बेटा आप इसका डीयू निकालो, क्या निकालो? डीयू। अगर डीयू आ जाए 1 है तो ये मोनोसाइक्लिक हो जाएगा, अगर डीयू आ जाए 2 तो ये बाइसाइक्लिक हो जाएगा, अगर डीयू आ जाए 3 तो ये ट्राइसाइक्लिक हो जाएगा। राइट? तो सवाल ये है हमें इसका क्या निकालना है? डीयू। आराम से देखना। तुम लोग सोच रहे होंगे ये सर ओपन स्ट्रक्चर बना है, हम साइकिल की संख्या काउंट कर लें। अगर साइकिल की संख्या काउंट कर पा रहे होते तो डीयू निकालते ही को। यहां पे बच्चों को साइकिल काउंट करने में ही तो प्रॉब्लम होती है, तो क्या करें? वेरी सिंपल, कुछ मत करो। देखना, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। ये कार्बन नहीं मेरे भाई, मैंने आपको समझाया था, ये चीज पे कार्बन होगा, इस चीज पे कार्बन नहीं होगा। ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के ऊपर से गुजर रहा है, यहां पे कोई कार्बन नहीं, मतलब इसमें कितने कार्बन है? 4। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 3 वैलेंसी भाई, एक H इसके पास, एक H इसके पास, एक H इसके पास और एक H इसके पास। इसका फॉर्मूला ये बना, क्या तो इसका डीयू नहीं निकाल पाओगे? डीयू बराबर, चल बोल रहा है, AH 4 दूनी 8 और 2 10, CH बटे बोलो डीयू कितना? अगर डीयू 3 है तो ये कंपाउंड कैसा होगा? ट्राइसाइक्लिक होगा। क्या होगा? क्योंकि पाई बॉन्ड तो है नहीं, तो डीयू 3 कैसे पॉसिबल है? दिस मस्ट बी ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड, हेंस इट इज ए ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है वो एक ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड होता है। बेटा बोलो क्या होता है? ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड। कैसे निकाला? डीयू से निकाला। ओके, समझ में आ गया सबको? चल, तो हमारे छात्रों ने इस टेट्राहेड्रल का डीयू कैलकुलेट करना सीखा। रिंगों को काउंट करके हम डीयू नहीं निकाल सकते हैं। हमने क्या किया? इसका फार्मूला पता कर लिया, फार्मूले से हमने डीयू निकाला, डीयू आया
तीन, मतलब दिस इज ए ट्राइसाइक्लिक कंपाउंड। इज इट क्लियर? सवाल और भी है लेकिन आपके लिए इतना सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चालू कर रहे हैं अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तैयार सब लोग? ओके, तो चलिए पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है चेन या न्यूक्लियर या स्केलेटल आइसोमेरिज्म। आज आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे। देखो, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है स्ट्रक्चर बदलने के कारण प्रॉपर्टी बदल जाती है। अब सवाल यह है कि स्ट्रक्चर कैसे बदलता है। सामने देखिए, सब कुछ आपको इनके नाम से पता चलेगा। जब प्रिंसिपल चेन में कार्बन की संख्या बदल जाए तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अर्थात यहां पर स्ट्रक्चर बदलेगा प्रिंसिपल चेन में कार्बन की संख्या बदलने के कारण। तो क्या मैं यहां नहीं लिख सकता हूं कि इट अराइजेस ड्यू टू difference in number of carbon atom in principal chain. It arises due to difference in number of carbon atom in principal chain or in side chain. देखिए, ओके, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपसे पूछा बताइए ये दोनों आपस में क्या है। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, इसकी प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है जनाब? 6। और इसकी प्रिंसिपल चेन में, मतलब यहां पर स्ट्रक्चर बदल रहा है प्रिंसिपल चेन में कार्बन बदलने के कारण। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? चेन आइसोमर। खत्म। यहां पर स्ट्रक्चर बदल रहा है प्रिंसिपल चेन में कार्बन की संख्या बदलने के कारण। तो ऐसे आइसोमर क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर। दैट्स इट। ओके, जैसे जैसे मैंने आपको ये दिया, एक कंपाउंड ये दिया और दूसरा कंपाउंड मैंने आपसे पूछा बताइए ये दोनों आपस में क्या है। ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल चेन में 6 कार्बन। आपको ये ना पूछ ले कि प्रिंसिपल चेन कौन सी है, मैं पहले ही कह चुका हूं, RUPSC आएगा तो इसको पढ़ना, ठीक है। प्रिंसिपल चेन में 6 कार्बन, प्रिंसिपल चेन में 6, यहां पर फर्क नहीं पड़ा। आप देखिए साइड चेन 1 2 3 4। मेरे बच्चे जानते हैं साइड चेन जिस कार्बन से प्रिंसिपल चेन से जुड़ी है हम उसी को एक नंबर देते हुए लंबी चेन छापते हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज ब्यूटाइल ग्रुप। कभी यहां पर देखिए 1 2 3। आप देख सकते हैं यहां पे साइड चेन में कितने कार्बन है? 3, क्योंकि एक कार्बन बन गया सबस्टिट्यूएंट। यस, ये दोनों आपस में क्या है? चेन आइसोमर। तो चाहे प्रिंसिपल चेन में कार्बन बदल जाए चाहे साइड चेन में कार्बन बदल जाए, ये आपस में क्या कहलाते हैं? चेन आइसोमर। और देखिए बेटा, सुनो तो मेरी बात, इसी में एक ये बनाओ, एक और बनाओ, एक और इसी में बनाओ। देखो जरा, अगर मैं स्ट्रक्चर ये बनाता यस, ये तीनों आपस में क्या होंगे? चेन आइसोमर। यहां पर भी देखिए साइड चेन में 4 कार्बन है, साइड चेन में 3 कार्बन है। यहां पर भी देखिए साइड चेन में 3 कार्बन है, चौथा टूट कर इधर चला गया। ये तीनों आपस में क्या है? चेन आइसोमर्स। राइट। तो अगर प्रिंसिपल चेन में कार्बन बदल जाए या साइड चेन में कार्बन बदल जाए तो हम उन्हें कहते हैं चेन आइसोमर्स। ओके होगी बात? अच्छा, इसको हटा दे, हटाए इसको। चलो इस चीज को और देखते हैं।
राइट। चलो और देखते हैं। मेरे छात्रों ने मोटी मोटी डेफिनेशन पढ़ी कि जब प्रिंसिपल चेन या साइड चेन में कार्बन की संख्या परिवर्तित होगी तो ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम चेन आइसोमर बोलेंगे। ठीक, कुछ और एग्जांपल देखते हैं, हटाने जा रहा हूं इसको। ठीक है, चल और देखते हैं। देखो बेटा, मैंने दिया 3 दूनी 6 और 2 8, बोले तो प्रोपेन, बिल्कुल सामने नजर रखिएगा। हमने कहा प्रोपेन के चेन आइसोमर बनाओ। सुनो, एक मंत्र सुनो, मंत्र, गुरु मंत्र। कभी भी किसी एल्केन के चेन आइसोमर बनाने हो, आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, उसका नॉर्मल वाला बना देंगे। बोलो कौन सा, बोलो कौन सा। अच्छा, बना दिया। नॉर्मल का मतलब सारे कार्बन स्टेट लगा दो, कोई ब्रांचिंग ना। अच्छा भाई, नॉर्मल बना दिया। ठीक, अब क्या करोगे, टर्मिनल वाले कार्बन को तोड़ोगे और दूसरे कार्बनों पर लगाओगे। जितने चेन बनने हो बना देना। फिर क्या करोगे, दूसरे कार्बन को तोड़ोगे, जगह जगह पर लगाओगे, जितने बनने हो बना दो। तुम्हारे मेडिकल और आईआईटी में तीसरे कार्बन को तोड़ने की नौबत नहीं आएगी। तुम्हारे लेवल में 2 कार्बन को तोड़ के जितने बनने हैं बना दो, तीसरे को तोड़ने की नौबत नहीं आएगी। ये मेरा वचन है आपसे, और तुम जानते हो मेरा वचन ही मेरा शासन। जय महेशमती। ठीक है, आइए जरा चलते हैं प्रोपेन को लेकर। सुनना, 3 कार्बन है। चल भाई ऐसा करते हैं, तीनों कार्बन को स्टेट ला दिया, बोले तो नॉर्मल प्रोपेन। क्या बन गया, नॉर्मल प्रोपेन। पेन बंद रखो। हमारा उद्देश्य लिखवाने से ज्यादा समझाने पर, कंसेप्चुअली पढ़ोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। आप सुनना, बोला था एक को तोड़ के कहीं और लगा दो। अच्छा, तो मैं इस कार्बन को जो कि इससे लगा हुआ है तोड़ा और इस पे लगा दिया। ये अब तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन है और यहाँ प्रिंसिपल चेन में 2 है। लग रहा है? नहीं लग रहा है। हुजूर, आड़ा तिरछा बना देने से स्ट्रक्चर बदल नहीं जाता। मैंने बहुत से बच्चों को देखा, देखो तो ये कह रहे हैं ब्यूटेन और ये कह रहे हैं कुछ और। ये दोनों ब्यूटेन है, ये भी 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है और ये भी 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन। ये दोनों क्या है ऐसे। उसी प्रकार से हुजूर ये दोनों भी आपस में क्या है, सेम है। ये भी नॉर्मल प्रोपेन। कहने का मतलब बेटा ये है कि चाय पिला देगा, कंसल्टेशन बंद हो रहा है, बार बार दिखाए गेट की तरफ जा रही है। अब एसी बंद कर दो। हम भी सोच रहे थे सर्दी क्यों लग रही है, एसी बंद कर दो। पहली बार बोला लोगों ने, हमारा ये तो खूब नहीं पीते, डीजल पीते हैं, डीजल। बंद कर दो एसी। क्या आपकी बड़ी बंद करा है, तुम लोग गर्मी में हो? बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं बताओ, क्या प्रोपेन चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं, क्योंकि यहां तक किसी भी कार्बन को कहीं पर भी तोड़ के लगा लो, यू ऑलवेज गेट नॉर्मल प्रोपेन। सो नो चेन आइसोमर्स। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? आराम से लिखिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम लोग आगे ब्यूटेन के पास। चलो भाई चलते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले बताओ क्या बता दो, बोला करो मैं, जोर से बोलो। नॉर्मल ब्यूटेन 1 2 3 4, ये बना दिया नॉर्मल ब्यूटेन पहला। अच्छा मैं एक बात बताओ, अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना दूं तो कुछ और हो गया क्या? ये भी नॉर्मल ब्यूटेन ही है, ये दोनों तो सेम। आप क्या करें देख रहे, पूर्वान सर ने कहा था नॉर्मल बना दो, उसके बाद क्या करो, एक कार्बन को तोड़ो और दूसरी जगहों पर लगाओ। देखना, हमने इस कार्बन को तोड़ा, ये कार्बन अभी इससे लगा था, मैंने इसको तोड़कर यहां पर लगा दिया। देखिए क्या हुआ, ये तो ऐसे ही रहा और इस पे लगा दिया बाहर वाला कार्बन। आप देख सकते हैं व्हाट इज दिस, दिस इज आइसो ब्यूटेन। मेरे बच्चे ध्यान से देखें, ये दोनों चेन आइसोमर हैं। इसकी प्रिंसिपल चेन में 4 कार्बन है और इसकी प्रिंसिपल चेन में 3 कार्बन है। हाँ, हम और तुम चेन आइसोमर
गॉट इट? और करते इसको आगे बढ़ाइए। अगर इसको आगे बढ़ाते यहां पे लगा दोगे, वापस से नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होगा। मतलब ब्यूटेन के कितने चेन आइसोमर पॉसिबल है? दो। नाम बोलो में, नॉर्मल ब्यूटेन आइसोमर। फिर से बोलो में, हुजूर प्रोपेन के चेन आइसोमर बनेंगे, एक ही होगा, नॉर्मल प्रोपेन। गॉट इट? बताओ ना, आगे बढ़ जाओ। चलो, ब्यूटेन हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं पेंटेन की तरफ। लिख लो इसको। नो चेन आइसोमर इन प्रोपेन। प्रोपेन में चेन आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती, वो एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है? तो चाहे प्रिंसिपल चेन में कार्बन बदल लो, चाहे साइड चेन में कार्बन बदल लो, भैया क्या बन जाएगा? चेन आइसोमर। ओके, विकास पूर्वांग चेन आइसोमर बनाने का तरीका क्या समझाया? सबसे पहले बना दो भैया नॉर्मल, धीरे से एक कार्बन तोड़ो और जगह जगह पर लगाओ, जितने बनने हो बना दो। धीरे से दूसरा कार्बन तोड़ो, जगह जगह पर लगाओ, जितने बनने हो बना दो। तीसरा तोड़ने की नौबत तुम्हारे लिए तो नहीं आएगी। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, हटा दो इसको सेव रखेंगे हम, क्योंकि जरूरत पड़ेगी मुझको इसकी। देखिए, अगला एग्जांपल देखते हैं। हम लोग पेंटेन में जाते हैं, पेंटेन में चलते हैं। चलो भाई, जल्दी बताते सब लोग। सबसे पहले क्या बनाते? बोलो बेटा। ठीक है, मेरे छात्र बताएंगे ये सेम है या डिफरेंट है? ये सेम। सांप सीढ़ी बना देने से स्ट्रक्चर नहीं बदल जाता। स्ट्रक्चर बदलता है जब कार्बनों को तोड़कर कहीं और लगाया जाता है। दिस इज आल्सो नॉर्मल पेंटेन। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। ओके, ओके। अच्छा बताओ, अब तो बदल गया ना स्ट्रक्चर? देखो बेटा, अब तो बदल गया। पहले लेफ्ट में था, अब राइट में कर दिया। अब तो बदल गया, लेफ्ट से राइट में आ गया। नहीं बदला है, अभी भी क्या है? नॉर्मल पेंटेन। क्लियर है? स्ट्रक्चर तब बदलता है जब किसी कार्बन को तोड़कर किसी दूसरे कार्बन पर लगाया जाता है। दिस इज स्टिल नॉर्मल पेंटेन। ओके होगी? अच्छा, हटाओ, हमें तो चेन आइसोमर बनाने दे। तरीका बोलो ना। एक कार्बन को धीरे से तोड़ के हाथ लगाए, धीरे से, ठीक है, और लगाएंगे एक दूसरे की तरफ। चलो, हमने इसको यहां से तोड़ा, धीरे से, और बगल वाले पे लगाया, इसके नीचे ये बना दिया, और इस पे लग गया पहला वाला। मेरे छात्र देख सकते हैं प्रिंसिपल चेन में कार्बन बदल गए। पहले 5 थे जनाब, अब 4 हो गए। यस, ये दोनों आपस में चेन आइसोमर है। नाम बोलोगे? कोई ये ना पूछ ले आइसो कैसे लिख दिया, IUPAC पढ़िए जाकर। ठीक है, ये आइसो ग्रुप है। अच्छा, अगर इसको आगे बढ़ाओगे फिर से ये मिल जाएगा, और आगे बढ़ाओगे ऊपर वाला मिल जाएगा। मतलब एक कार्बन को तोड़ने से एक ही आइसोमर बनेगा, आइसोपेंटेन। तो अपने सर ने बोला कि दूसरे कार्बन को तोड़ो। आओ, मैं दूसरे टर्मिनल कार्बन को तोड़ा, जो भी इस कार्बन से लगा था मैंने इस कार्बन के लगा दिया। ये देखिए, ये देखो बेटा, प्रिंसिपल चेन में कार्बन की संख्या बदल गई। पहले 5, फिर 4 और फिर 3। यस, ये तीनों आपस में चेन आइसोमर है और इसका नाम होगा नियोपेंटेन। कोई डाउट किसी को? तो हाँ, तो पेंटेन के कितने आइसोमर बने? 3। नॉर्मल, आइसो और ब्यूटेन के कितने बने? 2। नॉर्मल, ब्यूटेन, आइसो। प्रोपेन में वो एक ही बनता है, नॉर्मल प्रोपेन। ठीक है, हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तैयार सब लोग? चल, सेव रखेंगे इस पन्ने को, हम हटाए इसको। चल, लास्ट केस कराने जा रहे हैं। लास्ट केस कराएंगे हेक्सेन का। ध्यान से देखिएगा। 6 दूनी 12 और 2 14। आइए बेटा,
सबसे पहले तो अपन ने हेक्सेन का क्या बना दिया, नॉर्मल वाला, बोला करो क्या बना दिया, 1 2 3 4 5 6। बेटा रटना पड़ेगा, ठीक है, रटिएगा, कुछ रटेंगे तो फिर इतनी मेहनत से पढ़ाने का कोई फायदा नहीं। एक झटके में बना देते चित्र और आगे बढ़ जाते हैं, रटेंगे नहीं बिल्कुल भी, समझने का प्रयास करें। जनाब अगर इसको आधा तिरछा बना दे तो क्या चेंज हो जाएगा, वही रहेगा। अगर चेंज करना है तो तुम्हें कार्बन को तोड़कर किसी दूसरे कार्बन पे लगाना पड़ेगा। आओ करें। मैंने इस कार्बन को तोड़कर बगल वाले कार्बन पे लगाया, इसके नीचे यही बना दो और ये। उम्मीद करते आप नाम समझ गए होंगे, आइसोहेक्सेन। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, 5। कितने कार्बन है, 5। क्या चेन आइसोमर है, प्लीज लिखिए मान, आपने इसको तोड़ के बगल वाले पे लगाया, ये बन गया। अब इसको आगे बढ़ाओ, इसको इस वाले पे लगा देते हैं। देखिए जब इसको इस वाले पे लगाया, ये बन गया। अब जरा समझिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। क्या जब आपने इसको आगे बढ़ाकर ये बनाया, हुजूर प्रिंसिपल चेन में कार्बन अभी भी कितने हैं, लेकिन IUPAC नेम बदल गया है। इसका नाम है 2-मिथाइल पेंटेन और इसका नाम है 3-मिथाइल। तो ये तो गारंटी है कि ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है, लेकिन ये दोनों चेन आइसोमर नहीं। मैं क्या कहना चाहती हूं जरा ये सुनना। देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता, एक चित्र ये बना होता, एक चित्र ये बना होता और सवाल आता बताओ ये दोनों बहनें आपस में क्या है, तो तुम टिक करते पोजीशन आइसोमर। क्या टिक करते, क्योंकि इन दोनों में पोजीशन में डिफरेंस है, प्रिंसिपल चेन में डिफरेंस है, ये दोनों पोजीशन आइसोमर। लेकिन अगर तुम्हारे एग्जाम में सवाल आए बताओ हेक्सेन के कुल कितने चेन आइसोमर बनेंगे या स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, तो तुम इसे भी काउंट करोगे। पूछो क्यों, नहीं पूछो क्यों, हमें बोले पूछो क्यों। अभी ये इसके रेस्पेक्ट में भले चेन ना हो, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में तो चेन है ना। बोलो बोलो बोलो, यहाँ कितने कार्बन है, 6 और यहाँ कितने, ये दोनों तो आपस में चेन है ना। इसलिए अगर क्वेश्चन को देखेंगे फिर अपना आंसर लगाए। क्वेश्चन नंबर 1, ये चित्र बना हो, ये चित्र बना हो, बताओ आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर, चेन नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 2, हेक्सेन के कितने चेन आइसोमर बनेंगे, तो सारे काउंट करोगे। क्या करोगे, सारे काउंट करोगे। क्लियर, चलो हम रुकेंगे नहीं। दीदी को और थोड़ा आगे ले गए, इसको यहां पे लगाया, वापस से ये बन गया। कोई फायदा आगे ले जाने का हुआ नहीं, और आगे ले गए, वापस से पहला वाला बन गया। मतलब एक कार्बन को तोड़कर जब जगह जगह पर लगाया तो तुम्हें कितने आइसोमर मिले, 2। ये वाला, ये वाला। अब क्या करें, दूसरे कार्बन को तोड़ो। आओ देखें, हुजूर देखिए ना जरा, दूसरे टर्मिनल कार्बन को तोड़ा और बगल वाले पे लगा दिया। फिर इसे बिल्कुल काम करते हैं ये सब, आवाज आता है, ठीक है बन गया। आप देख सकते हैं प्रिंसिपल चेन में कार्बन कितने बचे, 4। यस, क्या ये चेन आइसोमर है? इसका IUPAC नाम होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके प्लीज अभी देखिए, इसको तोड़ के बगल वाले पे लगाया तो ये बन गया। अगर आगे चलाओ, इसको तोड़ के इस बगल वाले पे लगा दे, तो देखिएगा ये बने। हुजूर ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर होंगे, कोई प्रिंसिपल चेन में यहां पर भी 4 है और प्रिंसिपल चेन में यहां पर भी 4 है, लेकिन IUPAC नाम बदल चुका है 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो फिर से वही सवाल, अगर ये दोनों चित्र बनकर आए, बताओ ये दोनों क्या है, तो आंसर लगाओगे पोजीशन आइसोमर। लेकिन अगर क्वेश्चन आए हेक्सेन के कितने आइसोमर बनेंगे, तो आंसर लगाओगे 5। इन 5 को तुम काउंट करोगे। ओके, नॉर्मल हेक्सेन, आइसोहेक्सेन, इसका नाम कॉमन नेम क्या होगा, नियोहेक्सेन,
पेंटेन और 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। कुल कितने बनेंगे? 5। इसका नाम भी लिख लेना, 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, तो इस प्रकार से हेक्सेन के कितने आइसोमर बने? 5। हमने आपसे पहले बोला था तीसरे कार्बन को तोड़ने की नौबत नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ओके, चलो भाई, क्या सीख लिया भाई आप लोगों ने? लिखते लिखते बोलो। प्रोपेन के कितने चेन आइसोमर? वो चेन आइसोमर जब सो ही नहीं करेगा, एक ही बनेगा, नॉर्मल प्रोपेन। ब्यूटेन के बोलो, नाम बोलो, नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। पेंटेन बोलो, नाम बोलो, नॉर्मल पेंटेन आइसोपेंटेन नियोपेंटेन। हेक्सेन बोलो, नाम बोलो, नॉर्मल हेक्सेन आइसोहेक्सेन नियोहेक्सेन। 3 मिथाइल पेंटेन और 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसे बोल दो, आइसोहेक्सेन नियोहेक्सेन, 3 मिथाइल पेंटेन और 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो आड़ा तिरछा बनाने से क्या आइसोमर बन जाते हैं? नहीं, आइसोमर बनाने के लिए हमें कार्बन को तोड़कर डिफरेंट कार्बन पर लगाना पड़ता है। ओके, ये सब क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हम आपको समय देंगे 1 मिनट का, जल्दी से चेन आइसोमर को देखिए बस। आवाज मत करिएगा, देखिए ना, डिस्टर्ब नहीं करना है बेटा, यही पढ़ा बेटा। तो ठीक है, ठीक, सॉरी। क्या समझ नहीं? पेंटेन को, हाँ, ये 3 कार्बन है यहाँ पे। 3 का लात मारे तो वही गिरम जाते नहीं। अरे ये 2 मिथाइल लग गया ऊपर 3, तो चैन अलग अलग नहीं हुई। साले ऐसे मूर्खों में पाला पड़ा है। ये 3 कार्बन की चेन है, क्या है? मतलब ये अलग अलग हो जाए, क्या अलग अलग? अबे दिस इज 1 2 3 4, इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस 2 मिथाइल ब्यूटेन। 3 कार्बन की चेन कहां से आ जाएगी? चेन कितने कार्बन की आएगी बोलो? 4 कार्बन की आएगी। दिस इज अगेन आइसोपेंटेन। ये वही है आइसोपेंटेन, एक कार्बन पर 2 CH3 लगे हैं। दिस इज आइसो ग्रुप, टोटल कार्बन है 5, आइसोपेंटेन। अभी अभी मैंने बताया आड़ा तिरछा कर देने से स्ट्रक्चर बदल नहीं जाता। तुम ऐसे लिखो या देखो, तुम ऐसे लिखो, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी आइसोपेंटेन है, ये भी आइसोपेंटेन। इसीलिए मैं बार बार इस प्रकार के स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा था। ये क्या है? ये क्या है? वो नॉर्मल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6। व्हाट इज दिस? नॉर्मल। आड़ा तिरछा करने से स्ट्रक्चर नहीं बदल जाता। ठीक है, चले, कोई बात नहीं, ठीक है, छोटी छोटी कमियां होती है।